डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। 11वीं क्लास राजनीति विज्ञान लेसन नंबर 3 पढ़ रहे हो, चुनाव एवं प्रतिनिधित्व है। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव ऑन पेज 65 के पेज पर आपकी किताब में है चुनाव, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था। तो देखो, भारत में लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। कौन शासन व्यवस्था अपनाई है? लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली अपनाई है। और लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? चुनाव होते हैं। क्योंकि दो प्रकार की शासन व्यवस्था आप पढ़ चुके हो, एक प्रत्यक्ष प्रजातंत्र पढ़ चुके हो और दूसरा अप्रत्यक्ष या प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र पढ़ चुके हो। प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं शासन व्यवस्था में या कानून निर्माण में। लेकिन जब चुनाव हो उनका, वो क्या होने चाहिए भाई? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होने आवश्यक है। चुनाव कैसे होने चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होना आवश्यक है। यदि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ तो लोकतंत्र का औचित्य ही नहीं। लोकतंत्र को यदि स्वच्छ बनाना है, सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों की आवश्यकता होगी, है ना। तो देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की यदि बात करें, शासन व्यवस्था के स्वरूप की बात करें, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कैसे हो सकते हैं? इसका पहला प्रावधान है कि हमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया, है ना। पहला क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता। यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने का पहला प्रावधान क्या है भाई? पहला प्रावधान है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार एवं चुनाव लड़ने की प्रक्रिया। ठीक है। तो देखो, इसमें भारत में क्या अपनाया गया है भाई? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया को स्वीकार किया गया है या अपनाया गया है। क्या होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से तात्पर्य होता है कि सभी लोगों को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग, जन्म स्थान या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करते हुए एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का जो अधिकार है, उसे हम कहते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है सभी को वोट देने का अधिकार एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद। इसमें किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है। तो देखो, ये जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है, ये मूल संविधान में वयस्कता की आयु जो थी वो थी 21 वर्ष। मूल संविधान में वयस्कता की आयु कितनी थी भाई? 21 वर्ष थी। 21 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार प्राप्त था, जिसको मतदाता सूची में अपना नाम लिखवाना था। यानी पहला जो आम चुनाव हुआ था 19 अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, उसमें जो वयस्कता की आयु थी वो कितनी रखी गई थी? 21 वर्ष। और 21 वर्ष के प्रत्येक स्त्री पुरुष को वोट देने का अधिकार था। गरीबी, अमीरी, शिक्षा, ये कोई मायने नहीं रखती थी। और संविधान का एकमात्र उपबंध था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिस पर किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई। बाकी जितने भी उपबंध थे उन पर विवाद हुआ, बहस हुई, अपनाया जाना चाहिए, नहीं अपनाया जाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार ये कार्य करेगा, नुकसान क्या क्या, ये सब कार्य उस दौरान संपादित किए गए थे। लेकिन ये एकमात्र उपबंध था सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जिसके आधार पर किसी प्रकार का कोई भी विवाद नहीं हुआ था, किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई थी। तो प्रारंभ में वयस्कता की आयु कितनी वर्ष थी भाई? 21 वर्ष थी। एक संविधान संशोधन किया गया 61वां। कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1989 में। उस दौरान वयस्कता की आयु घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई। आज प्रत्येक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद में सभी जाति के लोगों को, यानी सभी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग,
जन्म स्थान, लिंग, सबको बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हम जो हमारा प्रतिनिधित्व चुनेंगे उसे को वोट देने या चुनने का अधिकार हमें प्राप्त है। ये है, तो इसको स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बनाने का पहला प्रावधान हमने क्या किया भाई, है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की प्रक्रिया को अपनाया, यानी एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने के अधिकार की प्रक्रिया को हमने स्वीकार किया या यूं कहें अपनाया। एक चीज तो हो गई है, क्लियर। अगला है इसमें चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, है ना। तो इसमें भी यही बात तय की गई भाई, चुनाव लड़ने के लिए सभी लोगों को सम्मान बनाया गया, किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया, न जाति के आधार पर, न भाषा के आधार पर, न धर्म के आधार पर। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए उन्होंने, आपने पहले पढ़ लिया है कि एक निश्चित आयु है, उस आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। इसके मामले भी हमने क्या किया, पूरी तरह से सबको स्वतंत्र बनाया। तो देखो किसके लिए कितनी आयु निश्चित की गई है ना। सबसे पहले बात करते हैं हम 25 वर्ष का आकलन कर लें, या हाँ सबसे पहले बात करो आप लोकसभा और विधानसभा का यदि आपको सदस्य बनना है तो कम से कम उम्र चाहिए 25 वर्ष। कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष का कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिर यदि विधान परिषद या राज्यसभा, लिखो इधर, है ना, राज्यसभा का चुनाव लड़ना है और विधान परिषद का चुनाव लड़ना है, तो इसके लिए आपकी आयु कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष। इसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, यदि आप बनना चाहते हो तो इसके लिए आपको उम्र चाहिए कम से कम 35 वर्ष। कितनी उम्र चाहिए? 35 वर्ष। इसके अलावा स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय कितनी है? 2। एक तो है शहरी स्वायत्त शासी संस्था जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, छावनी बोर्ड, और दूसरी है ग्रामीण स्वायत्त शासी संस्था, है ना, और ग्रामीण में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इन दोनों ही प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए एज चाहिए 21 वर्ष। 21 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष क्या डाल सकता है? वोट डाल सकता है। 21 वर्ष का प्रत्येक स्त्री पुरुष जो भी हो, जिसकी इच्छा हो समाज सेवा करने की, तो वह चुनाव लड़ सकता है। चुनाव के मामले में वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। इसमें शिक्षा है, कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, ये किसी प्रकार का कोई मायने नहीं रख सकता। पहले जो आपके अभी जो सरपंच चुनाव हुए, इससे पहले वाला जो सरपंच चुनाव था उसमें 8वीं पास एक योग्यता जोड़ी थी। अब वर्तमान सरकार ने वो व्यवस्था भी वापस हटा दी है ना। एक योग्यता जोड़ी थी, 8वीं पास होना चाहिए। इसके अलावा जो बाकी योग्यताएं सेम ही है सबके लिए। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु ये है, वो किसी लोककारी पद पर कार्यरत नहीं हो, सरकारी पद पर कार्यरत नहीं हो, ये सब चीज़ें इनमें शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत की जो न्यायपालिका जो शासन व्यवस्था है, इस शासन व्यवस्था को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने के लिए हमें प्रतिनिधि चुनने पड़ते हैं, और प्रतिनिधियों का चुनाव स्वतंत्र हो, इसलिए इनका चुनाव कौन करती है? सभी जनता करती है। और जनता कौन सी? जिसको वयस्क मताधिकार प्राप्त कर लिया है, निश्चित आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, उसे हम वयस्क मताधिकार कहेंगे और प्रतिनिधि वो चुन सकते हैं। दूसरा देखो, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 और साथ में एक और लिखा हुआ है ऑन पेज 58 पे। भारतीय संविधान आपकी किताब में 58 पे एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को आप अपनी किताब में से नोट कर लेना, लिख लेना उसको। उसमें लिखा हुआ है देखो कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है ये क्या काम करेगा, है ना। सबसे पहला काम ये करेगा, मतदाता सूची बनाएगा। खुद तो क्या बनाएगा, लेकिन ये आदेश करेगा, मतदाता का अद्यतन करवाएगा। अद्यतन का मतलब है उसको लिखवाने का काम। जो
प्रत्येक चुनाव से पहले, है ना, जब चुनाव होगा ना, आम चुनाव, उससे पहले ये मतदाता सूची का अद्यतन का मतलब है जो आदमी मर चुके हैं उनका नाम हटाया जाए और जो व्यक्ति 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं उनका नाम जोड़ा जाए। पहला काम तो ये मतदाता ये करता है ना। ये जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग अनुच्छेद किस में लिखा हुआ, अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। और ये चुनाव आयोग मतदाता सूची का काम, यानी मतदाता सूची का उसका बनवाना, उसका अद्यतन करवाना और उनका संरक्षण करना, उन पर नियंत्रण रखना, है ना, और उनका पर्यवेक्षण करके उनको समाज में वितरण करवाना या पब्लिश करने का काम किसका है भाई, इस चुनाव आयोग का। पहला काम तो ये मतदाता सूची का अद्यतन करवाएगा या नए नाम लिखवाएगा, पुराने जो मर चुके हैं उनका नाम हटवाने का काम करेगा, है ना। संविधान के अधीन संसद जो है, इसके अलावा ये चुनाव करवाएगा। चुनाव किसके करवाएगा, संसद के दोनों सदनों का, संसद के दोनों सदन जिसमें लोकसभा राज्यसभा आ गई। इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यों की विधानमंडल जो है, राज्यों की, ये दूसरा काम इसका ये है। या यूं कहें कि भारत का जो निर्वाचन आयोग है मतदाता सूची बनाता है, प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के लिए चुनाव करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है, निर्वाचक मंडल बनाता है और इसके अलावा सभी राज्यों में एक एक निर्वाचन अधिकारी बनाता है जिसे राज्य चुनाव आयुक्त कहते हैं। इसकी स्थापना हालांकि बाद में हुई थी, मूल संविधान में केवल एक अधिकारी था जिसका नाम प्रारंभ में जो ये कार्य था संचालन अधीक्षण करता है। ठीक है, तो देखो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, 324 में प्रावधान किया गया है कि निर्वाचन का मतदाता करना, उनका संचालन करना, उनका निर्देशन करना, ये समस्त प्रकार के कार्य कौन करेगा, भारत का चुनाव आयोग करेगा। संविधान में एक शब्द है कि निर्वाचन आयोग करेगा। भारत के निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए प्रत्येक राज्य में, ये इतने काम सब अकेला थोड़ी कर सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाना है, इसके अलावा मतदाता सूची बनवानी है, संसद के दोनों सदनों का निर्वाचन करवाना है, कितनी बूथ होती है, ये सब करने का काम ये अकेला नहीं कर सकता। इसने क्या किया, अपने कार्यों को कम करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक राज्य चुनाव आयुक्त बनाया या राज्य अधिकारी बनाया, है ना, राज्य चुनाव आयुक्त बनाया, राज्य चुनाव आयुक्त बना दिया प्रत्येक राज्य में। इससे रिपोर्ट मांगेगा, ये तो इसको आदेश दे देगा कि आपको ये काम करवाना है। अब ये भी खुद नहीं करेगा काम, इन्होंने क्या किया, अपने राज्य को जिलों में बांट दिया। भाई जिला कलेक्टर को यह काम दे दिया कि आपको ये काम करवाने हैं, मतदाता सूची बनवानी है, संसद के दोनों सदनों में जब भाग लेंगे तो रिटर्निंग अधिकारी, ये आगे बात करेंगे तो इन्होंने चुनाव आयोग ने क्या बना दिया, जिला चुनाव आयुक्त बना दिया। और जिला चुनाव आयुक्त कौन होता है, जिला कलेक्टर होता है। इन्होंने जिला कलेक्टर ने क्या बता दिया, खंड स्तर पर बांट दिया, वो लोग खंड पर, तहसील जो था मजिस्ट्रेट, इसको कार्य बांट दिया। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने बुलाया सभी तहसीलदारों, मजिस्ट्रेट ने काम बांट दिया किसको, तहसीलदारों को, और तहसीलदार बनाए पीठासीन अधिकारी। तहसीलदार ने क्या किया, जोनल मजिस्ट्रेट जिसे कहते हैं, जोनल मजिस्ट्रेट बनाए और जोनल मजिस्ट्रेट बना के पीठासीन अधिकारी बनाने का काम किया। पीठासीन अधिकारियों ने क्या किया, नोडल अधिकारी बनाए और नोडल अधिकारी के बाद में इन्होंने अध्यापकों को काम में लिया और अध्यापकों ने सबसे पहला काम यहां से स्टार्ट हुआ, यानी ऊपर से कड़ी क्या हुई, डिवाइड धीरे 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 नीचे होती होती कहां पहुंच गई भाई, अध्यापकों के पास पहुंच गई। और अध्यापक जो थे, सरकारी स्कूल के अध्यापक घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम लिखने का काम करते हैं। होता है कैसा, मतदाता सूची में घर घर जाकर मतदाता सूची में नाम लिखने का काम करते हैं, पहला काम इन्होंने। फिर मतदाता सूची पूरी हो गई, प्रकाशित हो गई, तो ये मतदाता सूची अपने खंड स्तर पर पहुंचाते हैं, अपने अपने जो क्षेत्र की, ये खंड वाले जिला स्तर पर पहुंचाते हैं, जिला वाले राज्य पर पहुंचाते हैं और राज्य वाले जो आपका मुख्य निर्वाचन अधिकारी उसके पास, उस पर सील लग जाती है, प्रारंभ हो जाता है, नाम उनके चालू हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब करवाने चुनाव, क्या करवाने हैं, चुनाव। मतदाता सूची का काम हो गया, चुनाव करवाने, मान लो लोकसभा का चुनाव करवाना है, लोकसभा के चुनाव करवाने तो कितने भागों में बांटेंगे पूरी लोकसभा को, कल पढ़ रहे थे ना, 545 भागों में बांट देंगे। प्रत्येक से कितना सदस्य चुना जाना है, एक,
एक सदस्य चुना जाना है। इसलिए उस टाइम क्या किया जाएगा, वही प्रक्रिया, ये आदेश देगा संसद के चुनाव के लिए राज्य को, भाई आपके राज्य में कितनी सीटें हैं, 25, जैसे राजस्थान की बात करें तो 25 लोकसभा की सीटों का चुनाव करवाना है। राज्य क्या करेगा, जिलों में बांट देगा, भाई एक जिला आपके पास है, इसमें आपको चुनाव कराना। जिला कलेक्टर क्या करेगा, तहसील में बांट देगा। तहसील वाले क्या करेंगे, वही अध्यापकों की ड्यूटी लगा देंगे, पीठासीन अधिकारी बना देंगे, रिटर्निंग अधिकारी बना देंगे। रिटर्निंग अधिकारी के बाद में उनके 4-5 सदस्यों की एक टीम बना देंगे और वहाँ से इनको चुनाव प्रक्रिया में मतदाता को बुलेट पेटी वगैरह देकर तैयार कर देंगे और चुनाव करवा देंगे। ये चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी इनकी, है ना। प्रारंभ में ये जो चुनाव प्रक्रिया थी या जो चुनाव आयोग था वो एक सदस्यीय था। प्रारंभ में कैसा था भाई, एक सदस्यीय आयोग था। भारत का निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय था, लेकिन लोगों ने महसूस किया, संविधान में जो सरकार है इन्होंने महसूस किया कि एक सदस्यीय आयोग कभी भी गड़बड़ कर सकता, अकेला आदमी गड़बड़ कर सकता है, इसलिए इनको बहुसदस्यीय बनाया जाए। तो 1989 में जो संविधान संशोधन करके इसको बहुसदस्यीय को ऐसा नहीं कि 50-60 सदस्य जो थे, बहुसदस्य में इसमें 3 सदस्य शामिल किए। एक तो मुख्य चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के बाद में 2 अन्य चुनाव आयुक्त इसमें और शामिल किए गए और ये कितने सदस्यीय आयोग हो गया, 3 सदस्यीय आयोग हो गया। और जब ये 3 सदस्यीय आयोग हो गया तो तीनों को बराबर के, लगभग बराबर के अधिकार प्राप्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को और अन्य चुनाव आयुक्त को लगभग बराबर के अधिकार है। केवल एक अधिकार कम है मुख्य चुनाव से अन्य चुनावों को, कि जितने भी चुनावों की बैठकों की अध्यक्षता होगी इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्य चुनाव आयुक्त। बाकी सलाह देने का काम दोनों चुनाव आयुक्त और भी करेंगे। तो 1989 में इन्होंने एक सदस्यीय था। 1989 के आम चुनाव में पहली बार 2 अन्य सदस्यों को इसमें नियुक्त किया गया, या यूं कहें इसको बहुसदस्यीय बनाया गया। 1993 में पुनः इसे एक सदस्यीय बना दिया गया और 1993 के बाद इसमें घोर समस्याएं आई, इसलिए इसको वापस क्या बना दिया भाई, बहुसदस्यीय आयोग बना दिया। और वर्तमान में ये कितने सदस्यीय आयोग है, 3 सदस्यीय आयोग है, जिसका काम क्या है, चुनाव संपन्न करवाना, चुनावों को लागू करवाना, चुनाव की प्रक्रियाओं को अपनाना, है ना। क्योंकि इससे शक्तियां और साझेदारी की गई। मुख्य चुनाव आयुक्त जो था निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता करता है, उनके कार्यों की बैठक की अध्यक्षता करता है, बैठकों में भाग लेता है और दोनों अन्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनके पास भी लगभग बराबर की शक्तियां हैं। यदि वो अनुपस्थित है उनकी जगह बैठक की अध्यक्षता वो भी कर सकते हैं। एक सामूहिक संस्था के रूप में चुनाव संबंधी कार्य है वो करेंगे। उनकी नियुक्ति, अब प्रश्न आता है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है। तो चुनाव आयोग की जो नियुक्ति का जो कार्य है, मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति का कार्य है, मंत्री परिषद की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कितने वर्षों के लिए की जाती है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, है ना। चाहे तो 6 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो जाए अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए, तब तक वह चुनाव आयुक्त रह सकता है, चुनाव अधिकारी रह सकता। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचनों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व है राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। एक ही प्रक्रिया में यदि वो कदाचार में बुरा पाया जाता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता है, देश की एकता और अखंडता को विभाजित करने में उनका हाथ हो, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने पद से पदमुक्त किया जा सकता है। बाकी किसी भी स्थिति में उसे पद से पदमुक्त नहीं किया जाएगा। या वो स्वयं अपने पद से त्यागपत्र दे दे या उनकी मृत्यु हो जाए तो पद खाली हो जाएगा। इस प्रकार भारत का जो न्याय व्यवस्था, ये आपकी चुनाव व्यवस्था है, वो कैसी बनाई गई है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाई गई है और वो किसी प्रकार का कोई गड़बड़ नहीं करे, इसके लिए उस पर महाभियोग प्रक्रिया का भी रोड़ा लगा दिया गया है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, वो चुनाव आयुक्त क्या करता है, चुनाव संपन्न करवाने का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि विशेष बहुमत की, कि ये इसके पास जो कौन कौन से काम हैं, भारत का राष्ट्रपति इसे कैसे हटा सकता है। तो कोई भी सरकार उस मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पद से हटा सकती है और इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। आप देखो, एक प्रश्न आता है, भारत का मुख्य या चुनाव आयोग जो है, इस चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। 4 नंबर का प्रश्न आता है ये, भारत का जो चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग के कौन कौन से कार्य हैं। तो वैसे तो देखो यहाँ आपने कार्य पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी इसके कौन कौन से कार्य हैं आपको कॉपी में करने हैं। भारत, इस आपकी जो किताब है भारत का संविधान, इसमें
पेज नंबर 70 पे इसके 4 प्रकार के कार्य लिखे हुए हैं। पेज नंबर 70 पे कितने प्रकार के कार्य लिखे हुए हैं? 4 प्रकार के कार्य लिखे हुए हैं। पहला काम ये क्या करता है? मतदाता सूची का काम है इसका, यानी उसको बनवाने का काम है। अब मतदाता सूची आपने पढ़ ली, कैसे बनवाता है भाई ये? मतदाता सूची का अद्यतन कैसे करवाता है कि कोई का नाम छूट तो नहीं गया है, पहला काम तो ये जांच करता है। दूसरा, जो मर चुके हैं, है ना, मर चुके हैं उस व्यक्ति का तो कहीं नाम नहीं है। जैसे कल परसों एक चुटकुला आ रहा था मेरे पास, एक व्यक्ति वोट डालने के लिए गया इन सरपंचों के चुनाव में, और वोट डालने के लिए गया तो बाहर जो चुनाव में जो अंदर जो रिटर्निंग अधिकारी एजेंट वगैरह बैठे थे, उनसे पूछा, बोले भाई तुम्हारी चाची वोट डाल के चली गई क्या, है ना? तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने अपनी उस कागजी कार्रवाई में पन्ने पलटे, और पन्ने पलटने के बाद देखे तो बोले हाँ वो तो डाल के चली गई। तो बोले, फिर उन्होंने पूछ लिया, बोले आप दोनों साथ नहीं रहते क्या? तो उनकी आंखें नम हो गई, बोले हम साथ नहीं रहते क्योंकि उनका देहांत हुए 15 साल हो गए। वो एक दिन आती है चुनाव वाले दिन और वोट डालकर वापस चली जाती है। मैं यदि 5-10 मिनट पहले आता तो शायद मिल सकता था, है ना? इसका मतलब फर्जी मतदान है। इसका मतलब क्या है? फर्जी मतदान। तो पहला काम ये क्या करता है? मतदाता सूची में जो इनकी मृत्यु हो चुकी है उनका काम हटाने का काम करता है, और जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं उनका नाम जोड़ने का काम करता है। तो मतदाता सूचियों का नया काम, उनकी बनाने का काम, ये 4 पॉइंट हैं, उनको आपको कॉपी में नोट कर लेना है। तो पहला काम तो समझ में आ गया, मतदाता सूची का बनाना, कोई नाम छूट तो नहीं गया, उनको लिखने का काम करता है। नंबर 2, वह चुनाव के समय और चुनावों का पूरा कार्यक्रम तय करता है, दिनांक तय करता है ना? जैसे अभी पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होने हैं, तो पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव किस दिनांक में किस जिले में होंगे, है ना, किस किस क्षेत्र में होंगे, कौन कौन सी पंचायत समितियों में होंगे, ये सब तय करने का काम किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। यानी चुनावों की तारीख तय करना, उनका कार्यक्रम तय करना, कौन सी डेट में चुनाव की अधिघोषणा करना, नामांकन का तारीख देना, मतदाताओं का तिथि करना, मतदान तिथि करना, मतगणना की तिथि करना, ये सब काम करता है ना। दूसरा काम एक बार दोबारा सुनो, दूसरा काम वह चुनाव का समय और चुनावों का कार्यक्रम तय करता है कि किस दिनांक को चुनाव होने हैं, पहली बात, है ना। यानी तिथि घोषित हो गई ना, तिथि के बाद में सबसे पहले बात करें हम तो पर्चा भरने की, है ना। पर्चा भरने की का मतलब होता है ये अधिघोषणा, नामांकन। पर्चा भरने को मतलब कहते हैं नामांकन, यानी कौन कौन लोग, पर्चा वापस लेने की तिथि तय करता है, और उसके बाद में मतगणना किस दिन होगी ये तय करता है। ये समस्त प्रकार के कार्य भी कौन करता है? चुनाव आयुक्त करता है कि कौन कौन से क्षेत्र इनके हैं। अगला है, इस प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करे, इसलिए वह निर्वाचन के जो अन्य पदाधिकारियों को क्रम टू क्रम बांटता है। सर्वोच्च न्यायालय, ये सर्वोच्च जो निर्वाचन अधिकारी है वो राज्य में बांट देता है, राज्य जिलों में बांट देता है, जिले खंड स्तर पर बांट देते हैं, और खंड जो होते हैं वो पीठासीन अधिकारियों को वहाँ की एक एक डोर संभाल देते हैं चुनाव प्रक्रिया में। निर्वाचन चुनाव को वो स्थगित कर सकता है, किसी चुनाव को वो रद्द कर सकता है, यदि गड़बड़ी ज़्यादा हुई है तो निष्पक्ष और स्वतंत्र वो चुनाव करवाने के लिए दोबारा नए सिरे से चुनाव करवा सकता है। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के आदर्शों में आचार संहिता लागू करने का काम करता है कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता का पालन किया कि नहीं किया, ये सब वो तय करता है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में होती है। जब चुनाव होता है तब से लेकर मतगणना तक गिनती करते हैं तब तक, और उनकी जीत की घोषणा करने का काम करता है। ये सब कार्य भी कौन करता है भाई? आपका चुनाव आयोग करता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट काम और है कि निर्वाचन आयोग राजनीतिक दल जो हैं, नए नए दल बनेंगे, उन राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है, उनको चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। यानी कोई भी व्यक्ति नया दल बनाना चाहता है तो नया दल बनाने के लिए सबसे पहले उसे निश्चित मात्रा में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद में उसको चुनाव चिन्ह मिलेगा, चुनाव चिन्ह के बाद में वो चुनाव लड़ेगा तो सबसे पहले वो पंजीकृत दल बनेगा, पंजीकृत दल के बाद में क्षेत्रीय दल बनेगा, क्षेत्रीय दल के बाद में वो राष्ट्रीय दल बन सकता है, उसको मतदाता द्वारा ज़्यादा यदि समर्थन मिला हुआ है तो। जैसे राष्ट्रीय दल वर्तमान में 6 हैं, क्षेत्रीय दल हैं 56, और पंजीकृत दल तो 1000 से भी ऊपर हैं, है
है ना। 1200-1300 पंजीकृत दल हैं। पंजीकृत दल का मतलब है पंजीकरण तो करवा लिया, चुनाव चिन्ह मिल गया और चुनाव चिन्ह के बाद में जनता ने उसे वोट नहीं दिए या 1 साल 2 साल वोट दिए, फिर वो दल समाप्त हो गया, है ना। ऐसे दलों को पंजीकृत दल कहते हैं। पंजीकृत के बाद में वो चुनाव लड़े और चुनाव लड़के यदि जितने मतदाता हैं उन मतदाताओं का यदि वो 2% 5% मत प्राप्त कर लेते हैं और 2 सीटें प्राप्त कर लेती हैं तो उसे क्षेत्रीय दल कहते हैं। और ऐसी स्थिति यदि 2-3 राज्यों में प्राप्त कर लेते हैं, 2 राज्यों में अथवा लोकसभा में यदि प्राप्त होते हैं तो उसे राष्ट्रीय दल कहते हैं। इस प्रकार दलों का जो वर्गीकरण है ये तय करने का काम भी किसका होता है भाई, मुख्य चुनाव अधिकारी का होता है। ये था आपका चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र एवं निष्पक्ष बनाने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। 1952 से लेकर अब तक 17 आम चुनाव हो चुके हैं और एकमात्र पहला और दूसरा आम चुनाव था जिसको हारने वाले प्रतिनिधि ने भी क्या बताया, निष्पक्ष चुनाव बताया। बाकी सब की आलोचनाएं होती हैं। क्लियर, ये था आपका चुनाव आयोग। इसमें हिंसा नहीं हो, गंभीर आपराधिक मामले नहीं हो, इन मामलों को भी जोड़ने हटाने का काम करने का भी काम सबका किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। अब कल हम पढ़ेंगे चुनाव सुधार।